सो हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशियंट हिस्ट्री के डिस्कशन में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अब हम अपने इतिहास को दूसरे जो फॉरेन से लोग आएंगे उनके नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली जो सेंट्रल एशिया से इन्वेजन हिंदुस्तान का शुरू होगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हिंदुस्तान के समाज पर, हिंदुस्तान के इकोनॉमी पर, हमारे ओवरऑल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पर, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। यू आर वाचिंग आईएस सोशल। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड बेसिकली अगर आप देखें तो फॉल ऑफ मौर्य से चलता है और राइज ऑफ गुप्ता के बीच का जो टाइम पीरियड है, यानी कि 200 बीसी से आप ले लीजिए 300 एडी के बीच का जो टाइम पीरियड है, ये 500 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, इसी को हम लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहते हैं। ठीक है। तो अराउंड 187 बीसी में जब मौर्यन साम्राज्य का खात्मा होता है, और आपको हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे जो लास्ट मौर्यन रूलर था जिसका नाम था बृहद्रथ, उसको असैसिनेट किया था पुष्यमित्र शुंगा ने, और पुष्यमित्र शुंगा उसका खुद का आर्मी जनरल था। तो सोचिए कि आर्मी जनरल ने खुद अपने राजा को मारकर गद्दी उससे छीन ली थी। ठीक है। तो उसके बाद मौर्यन साम्राज्य जो है खत्म हो जाता है, और उसके खत्म होने के बाद अगर आप देखें तो 200 से 300 एडी के बीच में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको बहुत सारी छोटी 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 रियासतें देखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत छोटी छोटी रियासतें देखने को मिलेंगी। इसमें आपके सतवाहनाज आएंगे, शुंगाज आएंगे। ठीक है, सतवाहनाज, शुंगाज। फिर साउथ में अगर आप देखें तो चोलाज हैं, पांड्याज हैं, चेराज हैं। ठीक है, ये साउथ में आपके कुछ डायनेस्टीज हो जाएंगी। उसके अलावा फॉरेन से इन्वेजन होगा जिसमें आपके इंडो ग्रीक्स अपना साम्राज्य बनाएंगे, फिर शकाज अपना साम्राज्य बनाएंगे, फिर पार्थियंस भी आएंगे। ठीक है, ये फॉरेन इन्वेजर्स की बात कर रहा हूं मैं। और लास्ट में आएंगे आपके कुशांस। तो काफी कुछ चहलकदमी हिंदुस्तान की धरती पर देखने को मिलेगी जब मौर्यंस खत्म होंगे। तो ऐसा अक्सर होता है, जब कोई बड़ी शक्ति खत्म होती है तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, और उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए बहुत सी ताकतें अपनी जोर आजमाइश करने लगती हैं। ठीक है। तो ये फॉरेन इन्वेजन की शुरुआत होगी जिसमें इंडो ग्रीक्स आएंगे, फिर सिथियंस, सिथियंस को हम लोग शकास भी कहते हैं, फिर उसके बाद आएंगे पार्थियंस जिनको पहलवास भी कहते हैं, और लास्ट में आएंगे कुशांस। तो इन्हीं के बारे में आज का डिस्कशन हमारा होगा। तो सबसे पहले इंडो बैक्टीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो इंडो बैक्टीरियंस की अगर हम बात करें तो 200 बीसी से 125 बीसी के बीच में ये लोग अपना एक पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है। अब ये क्यों आएंगे, ये इंडो ग्रीक्स थे कौन, पहले तो ये देख लेते हैं ये इंडो ग्रीक्स थे कौन। तो जब अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान पे हमला किया, और हमने पिछले लेक्चर में देखा कि उसकी सेना ने मना कर दिया हिंदुस्तान में और ज्यादा अंदर जाने से, तो क्या हुआ कि हिंदुस्तान से फिर अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा। लेकिन अलेक्जेंडर की सेना के साथ बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो लोग कुछ यहां पर सेटल हो गए, पूरी तरीके से अलेक्जेंडर के साथ आगे नहीं, रिटर्न नहीं हुए। कुछ लोग ठहर गए इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में, कुछ लोग अफगानिस्तान ये वाला जो रीजन है वहां पर रुक गए। और हमने ये भी देखा था कि अलेक्जेंडर यहां से जाने से पहले अलेक्जेंडर ने अपने कुछ आर्मी जनरल्स को यहाँ की जो जीती हुई जो जमीन थी उस पर अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया था। तो यही जो डायनेस्टी है, यही जो सेटलर्स थे, जो लोग अलेक्जेंडर की रिटर्निंग सेना के साथ वापस नहीं गए थे, उन लोगों ने यहाँ पर इंडो बैक्ट्रियन किंगडम बनाई, जिनको इंडो ग्रीक्स भी कहते हैं। ये ना पूरी तरीके से ग्रीक थे, ना पूरी तरीके से इंडियन थे, इस वजह से हम इनको इंडो ग्रीक्स कहते हैं। ठीक है। अब ये हिंदुस्तान में क्यों आए? ठीक है, हिंदुस्तान में इनका मतलब ये तो यहाँ पर इन्होंने इंडो बैक्ट्रियन किंगडम बना ली थी, फिर ये हिंदुस्तान में इन्होंने घुसने की कोशिश क्यों की? तो उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग वजह है। इंटरेस्टिंग वजह ये है कि उस समय अराउंड 200 बीसी के टाइम पर चाइना ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना ली थी। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने की वजह से
जो सिथियंस थे, सिथियंस करके एक ट्राइब था जो चाइना के ऊपर अक्सर हमला करता रहता था, उन्हीं के हमले को रोकने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी थी। अब सिथियंस को इधर जाने का रास्ता नहीं मिला, तो सिथियंस क्या है, इंडो बैक्ट्रियन किंगडम के ऊपर हमला करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब सिथियंस के हमले से बचने के लिए इंडो बैक्ट्रियंस के पास, ठीक है, कोई जगह नहीं थी, इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान में घुसने की का निर्णय किया। ठीक है, तो दिस इन्वेजन ऑफ सिथियंस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पुश बैक्ट्रियंस टू इन्वेड इंडिया। ठीक है, ये वजह थी। और जो इंडो बैक्ट्रियंस थे, उनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान की धरती पर, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, सोने के सिक्के। अभी तक हिंदुस्तान में जो सिक्के थे वो या तो चांदी के होते थे या तो कॉपर के होते थे। पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर सोने के सिक्के को इंट्रोड्यूस करने का काम किया इंडो ग्रीक्स ने। फिर बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट रूलर्स की अगर हम बात करें इंडो बैक्ट्रियंस की, तो सबसे पहला नाम आता है डेमेट्रियस का। ठीक है, तो डेमेट्रियस वाज अ ग्रीक रूलर ऑफ बैक्ट्रिया, जिन्होंने अफगानिस्तान और पंजाब रीजन पर हमला किया और उनको ऑक्यूपाई कर लिया। हालांकि बाद में पुष्यमित्र शुंगा ने उनको हरा दिया। पुष्यमित्र शुंगा वही जिसने लास्ट मुगल रूलर बृहद्रथ को मारकर मगध साम्राज्य से सत्ता अपने पाले में करी थी। वही पुष्यमित्र शुंगा, इन्होंने डिमिट्रियस को भी हराया। फिर अगले जो इंपॉर्टेंट रूलर है, काफी फेमस रूलर हैं, जिनका असली नाम था मिनेंदर, लेकिन बाद में मिनेंदर बन जाते हैं मिलिंद। ठीक है, मिनेंदर जो है बाद में बन जाते हैं मिलिंद। अब मिलिंद बनने की जो इनकी कहानी है वो भी काफी रोचक है। तो होता यूं है कि एक जैन, माफ कीजिएगा, एक हीनयान सेक्ट के एक मंग थे जिनका नाम था नागसेना। ठीक है, ही वॉज अ हीनयान सेक्ट फिलोसोफर। तो उन्हीं के इन्फ्लुएंस में आके जो मिनेंदर हैं वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो थे तो ग्रीक, लेकिन बाद में उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया, और बुद्ध धर्म अपनाने के बाद वो बन जाते हैं मिलिंद। तो यही मिनेंदर बनते हैं आपके मिलिंद। और इनके बीच में जो डिस्कशन है, मिलिंद और नाग सेना के बीच का जो डिस्कशन है, उसको एक पाली किताब है, पाली भाषा में एक किताब है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का मतलब है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। तो जैसा हमने देखा था, मिलिंद ने बुद्धिज्म धर्म अपनाया था, और उनकी जो राजधानी थी वो थी सकाला, जो कि मॉडर्न डे सियालकोट पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है, अब दूसरे इन्वेडर्स का के बारे में देखते हैं, जिनका नाम था शकाज। तो शकाज ने बेसिकली फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फोर्थ सेंचुरी एडी के बीच में हिंदुस्तान में अपना शासन किया। तो शकाज बेसिकली अगर आप देखें तो दे वेर सेंट्रल एशियन ट्राइब। ठीक है, सेंट्रल एशियन ट्राइब। और शकाज के 5 ब्रांचेस थी, यानी कि 5 अलग अलग ब्रांचेस थी जिन्होंने हिंदुस्तान के अलग अलग 5 एरियाज में अपना कब्जा जमाया था। एक ने गुजरात में, दूसरे ने पंजाब में, अफगानिस्तान तीसरा, चौथा हो गया मथुरा, और पांचवा हो गया अपर डेक्कन। ठीक है, अपर डेक्कन। तो अगर मैं मैप में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो एक हो गया ये वाला एरिया गुजरात वाला, फिर दिस इज पंजाब वाला रीजन, फिर एक हो गया आपका मथुरा वाला हो गया। ठीक है, फिर एक हो गया आपका अपर डेक्कन। ठीक है, एंड द लास्ट वन वाज अफगानिस्तान वाला। तो ये 5 अलग अलग एरियाज हैं जहां पे शकाज के 5 अलग अलग जो ब्रांचेस थी उन्होंने अपना शासन किया। अब शकाज के कुछ फेमस रूलर्स के बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो नाम आता है वो है मोगा या म्यूज। ही वॉज द फर्स्ट शका रूलर इन इंडिया। तो बेसिकली ही वॉज द फाउंडर ऑफ शका एम्पायर इन इंडिया। एंड वो जो है लक्ष्मी की पूजा करते थे, जो कि एक हिंदू गॉडेस है, और उनकी जो कॉइन्स हैं उसमें अभिषेक लक्ष्मी की इमेजेस आपको देखने को मिलेगी। मोगा म्यूज। फिर
जो सबसे फेमस शका रूलर है उनका नाम है रुद्रदमन, जो 150 एडी, ये गुजरात वाले जो ब्रांच थी उससे बिलोंग करते थे, रुद्रदमन। और ये सबसे फेमस शका रूलर है। इनका सबसे बड़ा जो अ, अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन है कि ही वाज द वन हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक जो है गुजरात के काठियावाड़ रीजन में एक झील थी, जिसको ओरिजिनली पुष्यगुप्ता ने बनाया था। पुष्यगुप्ता बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य का आर्मी कमांडर था। तो ओरिजिनली पुष्यगुप्ता ने इसको बनवाया था। बाद में इस सुदर्शन लेक को रेनोवेट करने का काम जो है रुद्रदमन ने किया। और ये जो नो लिखा गया है, कैसे हम जानते हैं कि सुदर्शन लेक को रेनोवेट किसने किया था, यानी कि सुदर्शन लेक को रुद्रदमन ने रेनोवेट किया था, ये हम जानते हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या गिरनार इंस्क्रिप्शन। तो यहां पर एक इंस्क्रिप्शन है, ये हिंदुस्तान की धरती पर पहला संस्कृत में, शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है, जिसमें ये बात लिखी गई है कि शका रूलर रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक को रेनोवेट किया था। अब इसी गिरनार में एक चीज ध्यान रखेंगे, इसी जो इंस्क्रिप्शन, जो पत्थर है जिस पे ये पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसी पत्थर पे बाद में गुप्ता टाइम पर स्कंद गुप्ता वापस से इस लेक को फिर से रेनोवेट करेंगे, और इसके बारे में भी इसी पत्थर पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सुदर्शन लेक को बनाया था पुष्यगुप्ता ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के आर्मी कमांडर थे। उसको रेनोवेट बाद में किया आपके रुद्रदमन ने, और फिर उसको रेनोवेट किया आपके स्कंदगुप्त ने, जो कि एक गुप्ता रूलर थे। फिर जैसा इसमें लिखा हुआ है कि पुष्यगुप्ता ने बनवाया था, फिर रुद्रदमन ने उसको रेनोवेट किया, फिर बाद में स्कंदगुप्त ने इस लेक को फिर से रेनोवेट किया। अब देखा जाए तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, जैसा मैंने बताया कि संस्कृत में लिखा हुआ पहला इंस्क्रिप्शन है, जो कि शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ है। इससे पहले के जितने भी इंस्क्रिप्शंस होते थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो संस्कृत भाषा में कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है, सारे इंस्क्रिप्शंस प्राकृत भाषा में है। तो ये बात ये भी दर्शाती है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में संस्कृत लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बढ़ा। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस जो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बढ़ेगा। फिर रुद्रदमन ने गौतमीपुत्र सटकर्णी, जो कि एक सतवाहना रूलर है, उनको हराया था। और फिर बाद में रुद्रदमन ने अपनी बेटी की शादी गौतमीपुत्र सटकर्णी के बेटे वशिष्ठिपुत्र पुलमवी से करी। ठीक है, रुद्रदमन ने अपनी बेटी की शादी गौतमीपुत्र सटकर्णी, जो कि एक सतवाहना रूलर थे, सतवाहनास के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, सतवाहना रूलर्स थे, इस वाले एरिया में सतवाहनास राज्य करेंगे डेक्कन रीजन में। उसमें एक बहुत ही फेमस राजा थे गौतमीपुत्र सटकर्णी, उनके बेटे थे वशिष्ठिपुत्र पुलमवी, उनसे अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। अब तीसरे इन्वेडर्स आते हैं पार्थियंस या पहलवाज, जो कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी के बीच में वो राज करेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी पार्थियन किंगडम। ठीक है, दिस इज पार्थियन किंगडम। तो बेसिकली पार्थियंस वेयर इरानियन ओरिजिन। ठीक है, जिनका जो एम्पायर था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया में फर्स्ट सेंचुरी एडी का टाइम पर फैला हुआ था। सबसे फेमस पार्थियन राजा हैं, उनका नाम था गोंडोफेरनस, और इन्हीं के टाइम पीरियड में क्रिश्चियन मिशनरी सेंट थॉमस हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने के लिए पहुंचे थे। ठीक है, और बाद में पार्थियंस को हराकर कुशान्स ने अपना एम्पायर इंडिया में एस्टैब्लिश किया। इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे फेमस और सबसे जिसका इम्पैक्टफुल जो रेन रहेगा वो कुशान्स का रहेगा। ठीक है, तो कुशान्स के बारे में चलिए देखते हैं। तो देखा जाए तो कुशान्स जो है बेसिकली वेस्टर्न चाइना की एक ट्राइबल कम्युनिटी थी। ठीक है, वेस्टर्न चाइना से ये वाला जो एरिया है, यहाँ की एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, और उस ट्राइब का नाम था यूशी ट्राइब। ठीक है, यूशी ट्राइब। कुशान्स ने शकाज और पहलवास को हराया, और एक बहुत बड़ा साम्राज्य, अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य हिंदुस्तान में एस्टैब्लिश किया। ठीक है, यह है कुशान एम्पायर।
इनकी राजधानी स्टार्टिंग में थी पुरुषपुरा, जो कि आज के टाइम पर जिसको हम पेशावर के नाम से जानते हैं, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। और बाद में मथुरा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अगर इनका साम्राज्य देखें तो गांधार से लेकर मगध तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, गांधार से लेकर मगध तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। फेमस कुछ कुषाण रूलर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है कुजुला कार्डफेसिस, जिनको हम कार्डफेसिस वन भी कहते हैं। इनका रेन अगर हम देखें तो 15 से 64 एडी के बीच में इन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया। और ही वॉज द वन हु फाउंडेड द कुषाण एम्पायर। ठीक है, और बाद में इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया। फिर दूसरे आते हैं विम कार्डफेसिस, जिनको कार्डफेसिस सेकंड के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ही वॉज द फादर ऑफ कनिष्क, मोस्ट सेलिब्रेटेड कुषाण रूलर जो है, कनिष्क नाम है उनका। और वो शिव के, ही वॉज द डिवोटी ऑफ शिवा। और इस वजह से उन्होंने महेश्वर की उपाधि, महेश्वर का टाइटल उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, उनके जो अगर आप सिक्के देखेंगे कि वो कितनी ज़्यादा उनकी शिव भक्ति थी, बहुत सारे सिक्कों पर आपको नंदी बुल देखने को मिलेगा, नंदी बैल देखने को मिलेंगे। आपको शिव का जो त्रिशूल है, ट्राइडेंट जिसको कहते हैं, त्रिशूल, वो भी आपको इनके सिक्कों पर, कार्डफेसिस, विम कार्डफेसिस के सिक्कों पर देखने को मिलेगा। अब बात आती है सबसे फेमस कुषाण रूलर के बारे में, जिनका नाम है कनिष्क। तो 78 एडी में कनिष्क गद्दी पर बैठेंगे और 120 एडी तक वो यहाँ पर राज करेंगे। ठीक है, तो लगभग लगभग अगर आप देखें तो 40-42 साल का इनका पूरा शासन रहेगा। और इनको ग्रेटेस्ट कुषाण राजा माना जाता है, और ऑल्सो अ ग्रेट किंग इन एंशिएंट इंडिया। तो सिर्फ कुषाण, एक महान कुषाण राजा ही नहीं थे, ओवरऑल वो एक बहुत बड़े महान राजा थे। और वो विम कार्डफेसिस के बेटे थे। तो 78 एडी में वो जब राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने शक संवत, शका एरा की शुरुआत करी। यही शक संवत जो है हमारा ऑफिशियल कैलेंडर भी है। हमारे दो ऑफिशियल कैलेंडर है, एक है शका कैलेंडर और दूसरा है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि इंग्लिश कैलेंडर होता है जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। अब कनिष्क के बारे में देखें तो कनिष्क का जो साम्राज्य था वो आपके पूरे सेंट्रल एशिया से वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, ये पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। इनकी जो राजधानी थी वो थी पेशावर। और जैसा कि मैंने बताया था कि पेशावर को ही पूरा, नो, द एंशिएंट नेम ऑफ पेशावर इज पुरुषपुरा। ठीक है, एंशिएंट नेम ऑफ पेशावर इज पुरुषपुरा, ये इनकी राजधानी थी। बाद में उन्होंने अपनी सेकंड राजधानी बनाई जिसका नाम था मथुरा। ठीक है, फिर थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ठीक है, कि कुशांस का क्या सिग्निफिकेंस होगा। तो कनिष्क का जो टाइम पीरियड है, जो कनिष्क का शासन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले बात यह है कि ही वॉज द वन हु कन्वेन्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कनिष्क ने कन्वेन करी थी। अब ये बुद्धिस्ट काउंसिल थी क्या? तो बुद्धिस्ट काउंसिल को इस तरीके से आप समझिए कि एक तरीके से बहुत सारे बौद्ध धर्म के विद्वान आते थे, इस काउंसिल को अटेंड करते थे। और बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर बेसिकली डिबेट्स होती थी। तो अगर किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई भी किसी तरीके का शक है, तो ये सारी चीजें जो है इन काउंसिल में डिस्कस होती थी, ताकि लोगों के जो कंफ्यूजन है उसको दूर किया जा सके। तो कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर रीजन में ऑर्गेनाइज किया था। और ही वॉज द वन हु पैटर्नाइज गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ये गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और कुशांस की जो पावर है, अगर आप देखें कि कुशांस के पावर के पीछे कि वाई दे वर सो फेमस, उनके पास इतना पैसा आता कैसे था? क्योंकि अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे तो ये तो काफी बंजर टाइप का है। गैंजेटिक प्लेन छोड़ दिया जाए तो ये बाकी सारा एरिया, अफगानिस्तान और ये नॉर्दर्न पाकिस्तान, ये सब पूरा बंजर एरिया है, यहाँ पे कोई फर्टाइल लैंड है नहीं। तो फिर इनके पास कैसे पैसा आता था कि भाई आर्ट को ये लोग पैटर्नाइज करें? गरीब राजा थोड़ी आर्ट को पैटर्नाइज करता है, जिसके पास पैसा होता है वही तो आर्टिस्ट को पैटर्नाइज कर सकता है। ये पैसा आता कहाँ से था? तो मेन पैसे की वजह थी सिल्क रूट।
जो ये सिल्क रूट चाइना से होकर यूरोप की तरफ जाता था, ठीक है, वो सिल्क रूट गुजरता था कुशान एम्पायर से, और जितने भी सिल्क के व्यापारी थे उनसे ट्रांजिट टैक्स वसूला जाता था, ठीक है, ट्रांजिट टैक्स वसूला जाता था, और इसी ट्रांजिट टैक्स की बदौलत कुशान के पास काफी ज्यादा दौलत इकट्ठी हो गई थी, ठीक है। और इस सिल्क रूट के माध्यम से अगर आप देखें, बौद्ध धर्म जो है, स्पेशली महायाना जो धर्म है, वो आपके नॉर्थ में, यानी कि चाइना, तिबेट, कोरिया, जापान, इन सारे एरियाज में बौद्ध धर्म जो है स्प्रेड होगा, ठीक है। अब कनिष्क के रिलीजियस बिलीफ के बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम कनिष्क के रिलीजियस बिलीफ के बारे में देखें तो स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो कनिष्क बौद्ध धर्म के फॉलोअर नहीं थे, क्योंकि उनके स्टार्टिंग के जो सिक्के हैं उसमें आपको ग्रीक देवी देवता, हिंदू देवी देवता और पर्शियन देवी देवताओं की मूर्तियां नो के इमेजेस देखने को मिलेंगी। बाद में ऐसा माना जाता है कि एक बुद्धिस्ट मंक थे जिनका नाम था अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष करके एक बुद्धिस्ट मंक है जिन्होंने बुद्ध चरित्र करके एक किताब लिखी है संस्कृत भाषा में। तो अश्वघोष के इन्फ्लुएंस में आकर कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, ठीक है, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। अब हम कुषाण एम्पायर के एंड की बात करें तो ईरान में एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ जिसका नाम था ससानियन एम्पायर, और इसी ससानियन एम्पायर ने, ठीक है, जो पर्शियन एम्पायर थी उसकी वजह से कुषाण एम्पायर अपने अंत तक पहुंची, उसको हराकर, ससानियन ने हराकर कुषाण के साम्राज्य को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो ये था ये लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग सेंट्रल एशिया का हिंदुस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन सारे पहलुओं पर नजर डालेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो शेयर दिस द लिंक ऑफ दिस लेक्चर विथ योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या व्हाटएवर या टेलीग्राम, ताकि ये लेक्चर जो है उन तक भी पहुंचे और उनको भी इसका फायदा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।